हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स में। आज हम सफ़र कहानी का भाग 4 आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं इस खूबसूरत कहानी को लिखा है। हमें उम्मीद है कहानी का यह भाग भी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। हम सफ़र भाग 4। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। सरिता ने एक बार ध्यानपूर्वक शालिनी की ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर के लिए मौन रहा, फिर शालिनी ही ने मौन भंग किया। आप शायद पढ़ती हैं? जी नहीं, सरिता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। मैंने पिछले वर्ष बीए किया था, उसके बाद आगे पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन डैडी ने आपके बारे में लिखा था कि आपने इस वर्ष एमए किया है, वह भी फर्स्ट डिवीज़न में। जी हाँ, शालिनी हंस पड़ी। बस भाग्य की बात है। सचमुच आपसे मिलकर खुशी हुई। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। सच, शालिनी मुस्कुराई। शालिनी ने कुछ उत्सुकताए स्वर में कहा, मैं यहाँ मन बहलाव और मनोरंजन के लिए आई हूँ। आपके सिवा शायद मेरा यहाँ कोई साथी नहीं होगा, इसलिए हमको व्यर्थ की आपस की औपचारिकता की दीवार गिरा देनी चाहिए। हम लोग बहुत देर से एक दूसरे को आप कहकर संबोधित कर रहे हैं। बहुत शुभ विचार है आपका, सरिता ने हंसकर कहा। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। फिर आपने आप ही कहकर संबोधित किया और आपने भी तो। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। अरे फिर आप। इसके बाद दोनों के मिले जुले ठहाके गूंज उठे। बातों ही बातों में यात्रा पूरी हो गई और कार एक बहुत ही शानदार कोठी के चारों ओर से घिरा हुआ आंगन में दाखिल होकर रुक गई। 2 वर्दियां पहने हुए नौकर ने आगे बढ़कर कार के दोनों ओर के दरवाजे खोल दिए। शालिनी और सरिता नीचे उतर आई। सरिता ने नौकर से सामान उतारने को कहा और शालिनी का हाथ थामकर बरामदा में दाखिल हुई। थोड़ी देर के बाद यह एक शानदार हॉल में थी। सामने अर्धवृत्ताकार के आकार की सीढ़ियां चढ़कर वह ऊपर वाली गैलरी में पहुंच गई। कोठी का चप्पा चप्पा साफ सुथरा और सजा हुआ था। सारी सजावट मॉडर्न ढंग की थी, लेकिन शालिनी के लिए इस ठाट का कोई विशेष महत्व नहीं था। उसकी कोठी की तुलना में ये तो कुछ भी नहीं था। सरिता हर मोड़ पर शालिनी पर एक विशेष दृष्टि डालकर यह भांपने का प्रयत्न कर रही थी कि उस पर इस ठाट बाट का क्या प्रभाव पड़ा। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स।
किंतु शालिनी तो हर चीज को लापरवाही से देख रही थी, जैसे उसके लिए यह कोई असाधारण आकर्षण की चीज ना हो। सरिता उसको लेकर एक शानदार सजे हुए कमरे में प्रविष्ट हुई और बोली, यह तुम्हारे रहने का कमरा है। यहाँ से तुम्हें किसी काम के लिए नहीं निकलना पड़ेगा। यह छोटा दरवाज़ा बाथरूम का है। उधर बाएं हाथ टॉयलेट है। शालिनी ने एक लंबी सांस लेकर गंभीरता से कमरे पर डाली। कमरे में एक और मसरी पर बहुत सुंदर बिस्तर था। बीच में गोल मेज के साथ सोफा सेट था। दाहिनी ओर मेज पर रेडियोग्राम और एक खूबसूरत और पुरानी रेडियो रखी थी। दीवारों पर अति सुंदर ऑयल पेंटिंग थी। सोने के फ्रेम में चमकते हुए एक तस्वीर थी। 26-27 वर्ष के एक सुंदर जवान की तस्वीर थी। शालिनी ने इस सज्जा को केवल एक सरसरी दृष्टि से ही देखा था। जब शालिनी ने पल भर देखकर तस्वीर के चेहरे पर से दृष्टि हटा ली थी, तो सरिता के चेहरे पर अजीब भाव उत्पन्न हुए थे, जैसे वह चाहती हो कि शालिनी रुककर इस तस्वीर को देखे और सरिता से पूछे कि यह किसकी तस्वीर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सरिता से धैर्य नहीं हो सका। उसने स्वयं ही बताया, यह जो सोने की फ्रेम में तस्वीर सजी है, यह हमारे सतीश भैया की है। अच्छा, सतीश बाबू की तस्वीर है यह। शालिनी मुस्कुराई। और यह ऑयल पेंटिंग, क्या तुम्हें ब्रश और रंगों की कोई दिलचस्पी है? नहीं, सरिता ने लंबी सांस ली। यह सब बाजार की खरीदी हुई है। भाई वाह, घर की सजावट के लिए अगर ऑयल पेंटिंग ही लगानी थी तो क्यों ना यह कला स्वयं सीख लेती। चलो मैं तुम्हें सिखलाऊंगी। स्वर शालिनी के थे। तुम चित्रकला जानती हो? सरिता ने आश्चर्य से पूछा। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। क्यों नहीं, शालिनी मुस्कुराई। यूनिवर्सिटी में चित्रकला में पुरस्कार भी पा चुकी हूँ। और क्या क्या जानती हो? सरिता ने मुस्कुराकर पूछा। पेंटिंग के अलावा मेरी हॉबी है मनोरंजन के खेल, जैसे पिंग पोंग, कैमर, बिलियर्ड, बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि। वैसे बिलियर्ड में अपनी यूनिवर्सिटी की चैंपियन भी रह चुकी हूँ। एक्सीलेंट। सरिता की आंखें चमक उठी। अच्छा, पत्तों में कौन कौन से खेल जानती हो? जैसे फ्लैश, रम्मी, ब्रिज, कुछ तो जानती होगी। नहीं, शालिनी मुस्कुराई। मैं ताश पकड़ना भी नहीं जानती हूँ। ओह, आश्चर्य है। स्वर सरिता के थे। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स।
तुम जानती हो? शालिनी ने आश्चर्य से पूछा। ज़रूर, ताश में तो मेरे सामने हमारे क्लब में बहुत कम लोग टिकते हैं। कभी कभी 5-5 हज़ार तक जीत कर उठती हूँ। जिस कार में हम लोग आए हैं यह मेरी अपनी ही कार है। इसे मैंने 2 वर्ष की हार जीत के बाद खरीद ली थी। स्वर सरिता के थे। शालिनी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और देर तक खामोश सी हो गई थी। अच्छा शालिनी, सरिता ने उसे चुप देखकर कहा, अब तुम नहा धो लो। यात्रा लंबी थी, थकी हुई होगी। नाश्ता की मेज पर मम्मी और भैया से तुम्हारा परिचय कराऊंगी। शालिनी बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में वह स्नान से निकलकर कपड़े पहनकर तैयार हो गई। शालिनी को लिपस्टिक, पाउडर, नेल पॉलिश, किसी मेकअप की वस्तु में रुचि नहीं थी। उसका विचार था कि जो सौंदर्य जिस रूप में प्रकृति ने दिया है उस पर कृत्रिम लिप पोत व्यर्थ है। इससे वास्तविकता को छिपाने की भावना उभरती है, सौंदर्य ढका जाता है। शालिनी इतनी जल्दी तैयार होकर आते देखकर सरिता चौंक कर बोली, अरे इतनी जल्दी? क्यों, क्या पूरा दिन लगाना था? स्वर शालिनी के थे। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। नहीं, मेरा मतलब है मेकअप में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, सरिता ने आश्चर्य से कहा था। मैं इस मेकअप, इस बनाव श्रृंगार के लिए इन कृत्रिम साधनों के प्रयोग की आदी नहीं हूँ। स्वर शालिनी के थे। सरिता मुस्कुराई और बोली, बुरा ना मानना, एक बात कहती हूँ, यह अपनी अपनी नेचर है, लेकिन शायद तुम्हें ज्ञान न हो कि हमारी सोसाइटी में तुम जैसे लोगों को गंवार कहते हैं। पाउडर, रोज़, क्रीम और सौंदर्य प्रशासन के सभी सामान हर औरत का गहना है। इसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है। शालिनी हंसकर बोली, यह तो अपना अपना विचार है। वैसे मैं समझती हूँ कि सुंदरता के लिए प्रयोग किए गए यह कृत्रिम साधन एक प्रकार से भगवान का उपहास है। इनसे सुंदरता बढ़ती नहीं, घट जाती है। मुझसे पूछो तो तुम्हारा यौवन ही तुम्हारा लोकप्रियता है, वास्तविक सुंदरता है। और यह सुंदरता अपने निखार के लिए किसी चीज़ पर निर्भर नहीं। फूल को न गहने चाहिए, न पाउडर, न स्नो, परफ्यूम इत्यादि। अच्छा ठीक है, तुम जीती, मैं हारी, अब चलो भी, सरिता ने झेपते हुए स्वर से कहा। शालिनी ने एक जर्जेट की साड़ी और पूरे बाह का सामने से खुला स्वेटर पहन रखा था। सचमुच शालिनी को किसी पाउडर क्रीम की आवश्यकता नहीं थी। होठों पर
स्वयं ही हल्की गुलाबी था, जिसके मध्य से हल्का सा सुंदर गड्ढा बनता था, जिनमें से 2 चमकते हुए मोती बड़े प्रिय लगते थे। कपोलों का उभार सुलगता हुआ सा लगता था। सरिता ने ध्यान से उसे देखते हुए कहा था, तुम भी तो प्रलय से कम नहीं हो। धन्यवाद। शालिनी हंस पड़ी थी। वह झिपी या लजाई नहीं थी। इस पर भी सरिता ने उसे आश्चर्य से देखा था। फिर सरिता ने रिस्टवॉच देखकर कहा, ओह नाश्ता बहुत लेट हो गया, जल्दी चलो। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। चलो। शालिनी सरिता के साथ कमरे से निकल आई। ड्राइंग रूम निचली मंजिल में था। ड्राइंग टेबल पर पहले से ही 2 व्यक्ति विराजमान थे। एक बूढ़ी महिला थी जिनकी आयु लगभग 50 साल की होगी, किंतु स्वस्थ शरीर था। उनके माथे पर बड़े बाल उनके कठोर स्वभाव को व्यक्त कर रहे थे। वह भड़कीली साड़ी पहनी हुई थी। दूसरा नौजवान था जिसे देखते ही शालिनी ने उसे पहचान लिया था। यह सतीश था, सेठ गोपाल दास का बेटा, जिसकी तस्वीर शालिनी ने कमरे में थी। उसने बहुत कीमती सूट पहन रखा था और अपनी सफ़ेद और लाल रंगत में इस नीले सूट में जच रहा था, लेकिन उसकी आँखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़े हुए थे। शालिनी ने सब पर सरकती दृष्टि डाली। सतीश और उस बूढ़ी महिला ने, जो निसंदेह उसकी मम्मी ही होगी, शालिनी को ध्यानपूर्वक देखा। मेज के पास आते ही शालिनी ने शिष्टापूर्वक सबको नमस्ते कही। नमस्ते। सतीश ने मुस्कुराहट में मधु घोलने का प्रयत्न करते हुए सबसे पहले अभिवादन का उत्तर दिया। शालिनी ने अनुभव किया कि सतीश के चेहरे पर जो रूखापन है, शायद उसकी प्रकृति में ही है, जैसे काम के अतिरिक्त वह किसी से संबंध रखना जानता ही न हो। जीते रहो, यह बूढ़ी महिला की आवाज़ थी। यद्यपि महिला ने शिष्टता से अपने मुख पर कोमलता लाने का भरकस प्रयत्न किया था, किंतु उसका स्वर कुछ इतना कठोर और भारी था कि शालिनी ने उसी समय सोचा था कि जब कभी क्रोध में यह किसी से बात करती होगी तो सामने वाला आदमी स्वयं ही काँप उठता होगा। शालिनी बैठ गई। सरिता ने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसका परिचय कराया। यह सतीश भैया हैं। ग्लैड टू मीट यू। सतीश ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। शालिनी ने भी हाथ बढ़ाते हुए मीट यू कहा। दोनों ने कुर्सी से थोड़े थोड़े उठकर हाथ मिलाए। फिर सरिता ने महिला की ओर देखते हुए कहा, यह मम्मी है और आप लोग तो शालिनी से परिचित हैं ही। शालिनी ने मम्मी की ओर हाथ बढ़ाया और कुर्सी से
थोड़ी उठी, लेकिन उसे पूरा उठकर मम्मी की ओर झुकना पड़ा, क्योंकि मम्मी अपनी भारी शरीर के कारण अपने स्थान से उठ ना सकती थी। दो नौकरों ने मेज पर नाश्ता लगाया, चाय सर्व की गई। नाश्ते के बीच में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बिल्कुल मौन छाया रहा। शालिनी ने पहले सतीश को संबोधित करने का प्रयत्न किया था, परंतु मौन वातावरण को देखकर चुप हो गई। सबके चेहरे ऐसे हो रहे थे मानो वह लोग किसी लाश के सिरहाने बैठी हों। शालिनी सोच रही थी, क्या यहाँ का वातावरण सदा ऐसा ही रहता है? उसने अनुभव किया था कि इन लोगों में औपचारिकता, रख रखाव और आत्म प्रदर्शन की प्रबल भावनाएं उजागर हैं, जैसे वह यह जताना चाहते हों कि वह बहुत बड़े आदमी हैं। यद्यपि शालिनी के पिता मधुकर साहब का स्तर इनसे कई गुना ऊंचा था, फिर भी शालिनी ने इस भावनाओं को मन में कभी उभरने नहीं दिया। बढ़िया कारों में घूमकर और शानदार कोठी में रहकर शालिनी ने कभी अपने आप को असाधारण नहीं समझा था, क्योंकि वह जानती थी कि इंसान का वास्तव में केवल वही अपना है जो मुंह से पेट में उतर जाए। बस इसी के सहारे इंसान जीता है, चलता फिरता है, चाहे वह बढ़िया से बढ़िया भोजन खाए या सदा चने या ज्वार की रोटी। यह शानदार वस्त्र पहनकर वह चिता पर नहीं जा सकता। एक साधारण सी सदा धोती में ही वह जिंदा रहेगा। इन शानदार कोठियों में रहकर इंसान की आयु नहीं बढ़ जाती। जितनी सांसें वह अपने भाग में ऊपर से लिखवा कर लाया है, उससे अधिक एक सांस भी वह नहीं ले सकता। इन चीज़ों से उसके पाप समाप्त नहीं हो जाते। फिर वह घमंड करे तो क्यों? वह सब तो क्षणिक और अस्थायी है, अस्थायी तो उसका अपना व्यक्तिगत है, वह गुण जो उसके भीतर है। अगर इंसान या धन संपत्ति और भौतिक वैभव साथ लेकर भगवान के यहाँ जा सके, तब तो उसका यह बड़प्पन का अभिमान ठीक है, और नहीं तो फिर व्यर्थ है। वह सोच रही थी कि इस अत्यधिक कृत्रिम वातावरण में वह शायद ही सप्ताह भर भी रह सके। उसका मन तो अभी जाने को चाह रहा था, किंतु यह अशिष्टता होती। उसने कनखियों से सबकी ओर देखा, सब मौन थे, किंतु सबके चेहरे में ऐसे प्रतीक हो रहे थे जैसे वह किसी विशेष बात पर विशेष कारण से चुप बैठे हों। शालिनी को बोरियत सी होने लगी थी। सभी लोग नाश्ता कर चुकने के पश्चात वह लोग डाइनिंग रूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए। सतीश ने मुस्कुराकर शालिनी की ओर देखा और बोला, अच्छा मिस शालिनी, आप 6 बजे के बाद मिलेंगे, तभी कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। आप यहाँ घूमने फिरने के लिए आई हो, आपको निराशा नहीं होगी। धन्यवाद। शालिनी मुस्कुराई। सतीश चला गया। शालिनी सोफे पर जम गई।
मम्मी भी साथ आ गई थी और सोफे पर बैठ गई। सोफे के साथ रखी मेज पर एक बहुत सुंदर सिगरेट केस रखा था, जिसके ऊपर किसी धातु का बंदर बना हुआ था। मम्मी ने सोफे पर बैठते ही बंदर का हाथ दबा दिया। एक हल्के से खटके के साथ उसके दूसरे हाथ में सिगरेट आ गई और साथ ही बंदर की पूंछ की नोक से एक शोला निकलने लगा। मम्मी ने सिगरेट सुलगाई और बंदर का हाथ ऊपर कर दिया। शालिनी आश्चर्य कर रही थी कि मम्मी सिगरेट भी पीती है। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, यह सिगरेट केस हमारे एक प्रियजन ने अमेरिका से भेजा है। वह शिक्षा के लिए वहाँ गया हुआ है। उसके बात करने के ढंग में एक अभिमान टपकता था। शालिनी मुस्कुराकर रह गई। फिर मम्मी, शालिनी और सरिता इधर उधर की बातें होती चली गई। हम कहानी का भाग 5 जल्द से जल्द लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपने दोस्त और कहानी के हमसफ़र शेखर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं इसी कहानी के अगली कड़ी में।